स्पिरिट प्रोमो पर बवाल, प्रभास को सबसे बड़ा सुपरस्टार कहने पर शाहरुख खान के फैंस नाराज। प्रभास के जन्मदिन 23 अक्टूबर के मौके पर उनकी आने वाली फिल्म स्पिरिट का ऑडियो प्रोमो जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। ये प्रोमो, जिसे एनिमल फेम डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने रिलीज किया, मिनटों में वायरल हो गया। विवाद की वजह, भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार टैग। विवाद की मुख्य वजह प्रोमो में प्रभास के नाम के साथ लिखा गया टैग है, भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार। इस 1.5 मिनट के ऑडियो प्रोमो में डायलॉग्स के साथ कास्ट का नाम आता है, जिसमें तृप्ति डिमरी, विवेक ओबेरॉय और प्रकाश राज जैसे कलाकार शामिल हैं। प्रभास को दिया गया ये टैग शाहरुख खान के फैंस को रास नहीं आया और उन्होंने सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। शाहरुख खान के फैंस की नाराजगी। शाहरुख खान के प्रशंसकों ने एक्स पहले ट्विटर पर स्पिरिट के टाइटल कार्ड को शेयर करते हुए मेकर्स और प्रभास को ट्रोल किया। एक फैन ने लिखा, भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार। अच्छी कोशिश है, लेकिन मुंबई से लेकर मोरक्को तक दिलों पर राज करने वाला सिर्फ एक ही बादशाह है, #SRK। पोस्टर पर लिखने से लेगेसी नहीं बनती, ये दशकों के जादू, चार्म और ग्लोबल प्यार से कमाया जाता है। मीम का इस्तेमाल। कई फैंस ने घंटे का सुपरस्टार जैसे कटाक्ष भरे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो आर्यन खान की सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड के एक मीम से लिया गया है। एक यूजर ने लिखा, नो डिसरिस्पेक्ट टू प्रभास, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार शाहरुख लिटरली एग्जिस्ट करता है। प्रभास फैंस ने दिया करारा जवाब। इस तीखी बहस में प्रभास के फैंस भी अपने स्टार का बचाव करने में पीछे नहीं रहे। संदीप वांगा का समर्थन। एक फैन ने लिखा, मुझे लगता है कि संदीप रेड्डी वांगा ने बिल्कुल सही कहा है। प्रभास वाकई भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। उन्हें आने वाले कई जन्मदिनों की शुभकामनाएं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का हवाला। एक अन्य फैन ने दलील दी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस बात का सबूत है कि वांगा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बॉक्स ऑफिस क्लैश की यादें और भविष्य। प्रभास के फैंस ने अपनी दलील को मजबूत करने के लिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का भी सहारा लिया। 2023 का क्लैश। 2023 में शाहरुख खान की फिल्म डंकी और प्रभास की सलार के बीच क्लैश हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार इस क्लैश में सलार ने दुनिया भर से लगभग 615 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि डंकी का वर्ल्डवाइड कलेक्शन लगभग 470 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। प्रभास के फैंस ने सलार को क्लीन विनर बताया। आगामी टक्कर। बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से इन दोनों सुपरस्टार्स की फिल्मों के क्लैश की अटकलें हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रभास की फौजी और शाहरुख खान की किंग लगभग एक ही समय पर सिनेमाघरों में आ सकती हैं। हालांकि अभी तक दोनों फिल्मों की रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। स्पिरिट की शूटिंग और आगामी फिल्में। स्पिरिट की शूटिंग। प्रभास की फिल्म स्पिरिट की शूटिंग अगले साल फरवरी तक शुरू होने की संभावना है। आगामी रिलीज। इससे पहले प्रभास की 2 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। हॉरर फैंटेसी फिल्म द राजा साहब 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। दूसरी फिल्म फौजी माइनस, जिसे हनु राघवपुड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं। प्रभास फिलहाल इसी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। ये ऑनलाइन बहस दोनों सुपरस्टार्स की फैन फॉलोइंग की दीवानगी को दर्शाती है, और सबसे बड़ा सुपरस्टार का ताज किसके सिर सजेगा, इस पर सोशल मीडिया पर गर्मागर्म चर्चा जारी है। यूक्रेन युद्ध का अंत नजदीक। पुतिन के करीबी ने दिए समझौते के संकेत। रूस यूक्रेन युद्ध, जो फरवरी 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ था, उसके कूटनीतिक समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष दूत किरिल दिमित्रिएव ने हाल ही में कहा है कि रूस, अमेरिका और यूक्रेन अब युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक समाधान के काफी करीब हैं। प्रमुख घटनाक्रम और बयान। रूसी दूत का दावा। किरिल दिमित्रिएव, जो निवेश और आर्थिक सहयोग मामलों के लिए पुतिन के विशेष दूत हैं, ने अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए पहुंचने के बाद CNN से बातचीत में यह दावा किया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि रूस, अमेरिका और यूक्रेन वास्तव में कूटनीतिक समाधान के काफी करीब हैं। हालांकि दिमित्रिएव ने संभावित समझौते के प्रावधानों के बारे में विस्तार से नहीं बताया। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के रुख में बदलाव को एक बड़ा कदम बताया, क्योंकि अब वे मौजूदा युद्ध रेखाओं पर बातचीत की बात स्वीकार कर रहे हैं, जबकि पहले रूस के पूरी तरह पीछे हटने की मांग करते थे। ट्रंप पुतिन बैठक स्थगित। इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि हंगरी में पुतिन के साथ उनकी प्रस्तावित बैठक रद्द कर दी गई है। ट्रंप ने बैठक रद्द करने का कारण बताया कि रूस तत्काल युद्ध विराम पर सहमत नहीं हुआ और वार्ता में प्रगति की कमी दिखी। उन्होंने कहा था कि यह बैठक अभी उपयुक्त समय पर नहीं है। हालांकि दिमित्रिएव ने दावा किया कि ट्रंप और पुतिन के बीच प्रस्तावित बैठक रद्द नहीं हुई है, बल्कि उचित समय पर बाद में आयोजित की जाएगी।
समझौते की दिशा में अन्य प्रयास। यूरोपीय देशों का नया युद्ध विराम प्रस्ताव। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ मिलकर वर्तमान युद्ध रेखाओं के आधार पर एक युद्ध विराम प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। यह प्रयास पहले से जारी वार्ताओं के बिंदुओं को आगे बढ़ाता है और इसमें अमेरिका को केंद्रीय भूमिका बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। रूस का रुख। रूस लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि यूक्रेन को पहले कुछ और क्षेत्र छोड़ने पर सहमत होना चाहिए, तभी कोई युद्ध विराम संभव हो पाएगा। पुतिन की ओर से तत्काल युद्ध विराम पर कोई रियायत मिलने के संकेत नहीं मिले हैं। अमेरिका के नए प्रतिबंध और संवाद की स्थिति। दिमित्रिएव की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने हाल ही में रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य पुतिन पर युद्ध समाप्त करने का दबाव बढ़ाना है। दिमित्रिएव ने कहा कि प्रतिबंधों के बावजूद रूस और अमेरिका के बीच संवाद जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिकी तेल प्रतिबंध उल्टा असर डालेंगे और इनसे केवल अमेरिकी पेट्रोल पंपों पर गैसोलीन की कीमतें बढ़ेंगी। निष्कर्ष। पुतिन के विशेष दूत के बयान से युद्ध समाप्ति के लिए कूटनीतिक समाधान की उम्मीदें बढ़ी हैं, खासकर मौजूदा युद्ध रेखाओं पर बातचीत के लिए यूक्रेन की सहमति के बाद। हालांकि ट्रंप पुतिन बैठक का रद्द होना और रूस पर अमेरिका के नए प्रतिबंध दोनों देशों के बीच तनाव और जटिलताओं को दर्शाते हैं। आज़ाद वेनेजुएला में मोदी की मेजबानी करना चाहती हूं। नोबेल विजेता माचाडो ने मांगी भारत की मदद। नई दिल्ली। काराकस। वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली के लिए 2 दशकों से अधिक समय से संघर्ष कर रही और 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता मारिया कोरिना माचाडो ने भारत को महान लोकतंत्र और दुनिया के लिए एक उदाहरण बताते हुए उसकी तहे दिल से प्रशंसा की है। माचाडो ने उम्मीद जताई है कि वे बहुत जल्द एक स्वतंत्र वेनेजुएला में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी कर सकेंगी। पिछले 15 महीनों से अपने गुप्त ठिकाने से टाइम्स नाउ को दिए गए एक इंटरव्यू में माचाडो ने भारत को वेनेजुएला की लोकतांत्रिक वापसी में एक महान सहयोगी बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूरसंचार सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत संबंध बनने की अपार संभावनाएं हैं। भारत के प्रति गहरा सम्मान। माचाडो ने भारत के प्रति अपना गहरा सम्मान व्यक्त करते हुए कहा, मैं भारत की दिल से प्रशंसा करती हूं। मेरी बेटी कुछ महीने पहले भारत गई थी और उसे आपका देश बेहद पसंद आया। मेरे कई वेनेजुएलन दोस्त भारत में रहते हैं। मैं भारतीय राजनीति को भी करीब से फॉलो करती हूं। उन्होंने आगे कहा, भारत एक महान लोकतंत्र है। पूरी दुनिया आपको देखती है। यह सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की इच्छा जाहिर की और उम्मीद जताई कि एक स्वतंत्र वेनेजुएला में पीएम मोदी का स्वागत करने का अवसर मिलेगा। महात्मा गांधी से प्रेरणा। माचाडो को अपने अहिंसक लोकतांत्रिक संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें महात्मा गांधी के अहिंसक संघर्ष से प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा, शांतिपूर्ण होना कमजोरी नहीं है। गांधी जी ने पूरी मानवता को यह सिखाया कि अहिंसा में कितनी ताकत होती है। चुनाव में जीत का दावा, परिणाम चुराने का आरोप। माचाडो ने 2024 के वेनेजुएला राष्ट्रपति चुनावों पर भी विस्तार से बात की और दावा किया कि सरकार ने विपक्ष की जीत चुरा ली। उन्होंने बताया कि 28 जुलाई 2024 को उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव भारी बहुमत से जीता। उन्हें विपक्ष की उम्मीदवार के रूप में 93% वोटों से चुना गया था, लेकिन शासन ने उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया। उनकी जगह एक अन्य उम्मीदवार ने जिम्मेदारी ली और उन्होंने 70% वोट से जीत दर्ज की। माचाडो ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने सत्ता छोड़ने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसके बजाय इतिहास की सबसे भीषण दमन लहर शुरू कर दी, जिसमें हजारों निर्दोष वेनेजुएलन गायब कर दिए गए और महिलाओं व बच्चों पर अत्याचार, प्रताड़ना और हत्याएं हुईं। ट्रंप को बताया मुख्य सहयोगी। लोकतंत्र की लड़ाई में अपने सहयोगियों के बारे में बात करते हुए माचाडो ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुख्य सहयोगी बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि मादुरो और उनके सहयोगी अपराधी हैं, लेकिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियाई, यूरोप और उम्मीद है कि एशिया के देशों के सहयोग से मादुरो समझने लगे हैं कि उनका समय खत्म हो गया है। भारत के साथ भविष्य की संभावनाएं। माचाडो ने भारत के लिए स्वतंत्र वेनेजुएला में निवेश के बड़े अवसरों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा, अवसंरचना और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए विशाल संभावनाएं हैं। उन्होंने वेनेजुएला के लोगों के अधिकारों और जनसत्ता के समर्थन में भारत की आवाज की जरूरत पर भी जोर दिया। मारिया कोरिना माचाडो वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो मादुरो सरकार के दमन के कारण पिछले 1.5 साल से भूमिगत जीवन जी रही हैं, लेकिन उनका लोकतांत्रिक आंदोलन जारी है। बिहार की राजनीति। पीके ने अमित शाह पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, पहले बूथ लुटता था, अब उम्मीदवार लूटने लगे। पश्चिमी चंपारण।
बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में सक्रिय हैं। इसी क्रम में जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर पीके ने शुक्रवार को पश्चिमी चंपारण में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए। अमित शाह पर उम्मीदवार लूटने का आरोप। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बूथ लूटने की जगह उम्मीदवार लूटना। पीके ने कहा, बिहार में पहले बूथ लूटता था, लेकिन अब अमित शाह ने उम्मीदवार लूटने का नया काम शुरू किया है। दबाव का दावा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने बिहार में 3 सीटों पर जनसुराज के उम्मीदवारों पर दबाव बनाकर उन्हें चुनाव लड़ने से रोका है। सीटों का जिक्र। पीके के अनुसार दानापुर, गोपालगंज और ब्रह्मपुर सीट पर अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत अन्य भाजपा नेताओं ने दबाव बनाकर जनसुराज के प्रत्याशियों को नामांकन नहीं करने या नॉमिनेशन वापस लेने के लिए मजबूर किया है। सूद समेत वापसी का दावा। किशोर ने दावा किया, हमारे 3-4 उम्मीदवार लूटे तो आज गोपालगंज में एक सूद समेत वापस कर दिए हैं। बाकी का हिसाब बिहार की जनता करेगी। नोट: गोपालगंज में जनसुराज पार्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार अनूप श्रीवास्तव को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। गुजराती दिल्ली से तय कर रहे बिहार का भविष्य। पीके ने भाजपा नेतृत्व पर हमला बोलते हुए कहा, जनता देख रही है कि ये गुजराती लोग दिल्ली में बैठकर बिहार का भविष्य तय कर रहे हैं, ताकि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बनी रहे। बिहार के बच्चे जाएं मजदूरी करने और गुजरात के लोग फैक्ट्री के मालिक बने रहें। पीएम मोदी पर छठ ट्रेन के वादे को लेकर निशाना। प्रशांत किशोर यहीं नहीं रुके और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। 12,000 ट्रेनों का वादा। पीके ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने बिहार के लिए छठ पूजा के दौरान 12,000 ट्रेन चलाने का वादा किया था। प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा। उन्होंने कहा, बिहार के लोग देश भर के स्टेशनों पर लाठी और धक्का खा रहे और शौचालयों में बैठकर आने के लिए मजबूर हैं। जनसुराज प्रमुख के ये आरोप बिहार की चुनावी राजनीति में नए विवाद को जन्म दे सकते हैं, जहां जनसुराज पार्टी अपना चुनावी अभियान जोरों पर चला रही है।